हेलो दोस्तों, नट्स, बोल्ट्स एंड वाशर्स चैप्टर के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। नट्स, बोल्ट्स एंड वाशर्स टेम्परेरी थ्रेडेड फास्टनर्स होते हैं जिन्हें आप दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नट, उनके प्रकार और उन्हें ड्रॉ करने का तरीका, बोल्ट, उनके प्रकार और उन्हें ड्रॉ करने का तरीका, वाशर, उनके प्रकार और उन्हें ड्रॉ करने का तरीका। आइए पहले हम नट, बोल्ट और वाशर के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। नट वह डिवाइस जो बोल्ट या स्टड के साथ दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे नट कहते हैं। बोल्ट बोल्ट मेटल का सिलेंड्रिकल शेप्ड पीस होता है जिसके एक एंड पर हेड और दूसरे एंड पर थ्रेडिंग होती है। वाशर वाशर एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसके सेंटर में बोल्ट के डायामीटर के साइज का होल होता है। नट, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो डिवाइस बोल्ट या स्टड के साथ दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे नट कहते हैं, लेकिन अकेला नट कभी भी दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नट में इंटरनल थ्रेडिंग होती है जिसके कारण यह हमेशा बोल्ट या स्टड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नट कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इनके बारे में आगे हम एक एक करके जानेंगे। हेक्सागोनल नट, सबसे पहले हम हेक्सागोनल नट के बारे में जानेंगे। आपने यह नट पहले जरूर देखा होगा क्योंकि यह नट आमतौर से इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधारण नट है। यह नट हेक्सागन शेप का होता है जिस कारण इसे हेक्सागोनल नट कहते हैं। इसके ऊपरी कॉर्नर्स हमेशा 30 डिग्री एंगल पर चैम्फर्ड होते हैं जिसके कारण नट के ऊपरी सरफेस पर हमें एक सर्कल नजर आता है, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में नट को मूवमेंट के साथ दिखाया गया है ताकि आप हेक्सागोनल नट की कंप्लीट शेप को देख सके। यहाँ पर हेक्सागोनल नट की कुछ रियल लाइफ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिनमें इस नट का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब हम हेक्सागोनल नट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम हेक्सागोनल नट के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कुछ फॉर्मूलाज को नोट करेंगे। AF का मतलब होता है साइज अक्रॉस फ्लैट्स। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, AF को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ दिए गए फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। AC का मतलब होता है साइज अक्रॉस कॉर्नर्स। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, AC को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ दिए गए फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। H का मतलब होता है हाइट ऑफ नट। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, नट की हाइट को नट की
थिकनेस भी कहते हैं। हाइट ऑफ नट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ दिए गए फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। आर के द्वारा रेडियस ऑफ फ्रंट, चैम्फर और फेस कर्व को डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इन कर्व का रेडियस साधारण केसेस में 1.5d और हैवी केसेस में 1.5d प्लस 3 mm के बराबर होगा। थीटा का मतलब होता है एंगल ऑफ चैम्फर। हेक्सागोनल नट में एंगल ऑफ चैम्फर हमेशा 30 डिग्री होता है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। हेक्सागोनल नट को आप दो अलग अलग मेथड के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं। पहला BSW मेथड, दूसरा ISO सिस्टम मेथड। आइए अब हम इन मेथड्स के द्वारा हेक्सागोनल नट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले हम BSW मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ आपको रेफरेंस के लिए एक हेक्सागोनल नट दिखाया गया है और इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ फॉर्मूलाज को दिखाया गया है, जिनकी मदद से हम BSW मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम हेक्सागोनल नट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम ड्राइंग शीट की किसी भी सुटेबल जगह पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पर डिस्टेंस AC को मार्क करेंगे और वर्टिकल सेंटर लाइन पर डिस्टेंस AF को मार्क करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम हेक्सागन को ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पर मार्क्ड AC पॉइंट से ऊपर और नीचे की तरफ 60 डिग्री एंगल पर डायगोनल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। इनकी हाइट 0.5 गुना AF के बराबर होगी। इन डायगोनल लाइंस को आप 30-60 डिग्री के सेट स्क्वायर या प्रोटेक्टर या मिनी ड्राफ्टर की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम वर्टिकल सेंटर लाइन पर मार्क्ड AF पॉइंट्स पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। इस तरह हम हेक्सागन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सेंटर पॉइंट से डायगोनल लाइंस को टच करते हुए चैम्फर सर्कल को ड्रॉ करेंगे। फिर हम सेंटर पॉइंट से इंटरनल थ्रेड्स के लिए क्रेस्ट और रूट सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ थिन कटेड सर्कल रूट को डिनोट करेगा। इसका साइज बोल्ट के डायामीटर के बराबर होगा और छोटा सर्कल क्रेस्ट को डिनोट करेगा। इसका साइज 0.8d के बराबर होगा। इस तरह से हम हेक्सागोनल नट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए AC पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम टॉप व्यू से सुटेबल डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिसकी विड्थ AC पॉइंट्स के और हाइट डायामीटर ऑफ नट के बराबर होगी। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं,
अब हम रेक्टेंगल के ऊपरी कॉर्नर्स पर चैम्फर ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू के चैम्फर सर्कल से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जहां ये प्रोजेक्टर्स रेक्टेंगल की अपर हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करते हैं, वहां हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे। फिर हम इन पॉइंट से रेक्टेंगल के अपर सरफेस को बेस लेकर 30 डिग्री एंगल्स पर इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से हम रेक्टेंगल के अपर सरफेस पर चैम्फर ड्रॉ करेंगे और अपर कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम दोनों तरफ के चैम्फर से एक थिन लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर हम नट के फेसेस की कर्व को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट फेस को ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्टर्स की मदद से रेक्टेंगल में 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो कि नट के फ्रंट फेस को रिप्रेजेंट करेगी। और इस प्रकार से हम रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ हर पार्ट नट के एक फेस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम फ्रंट व्यू पर पॉइंट्स मार्क करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, फिर हम फ्रंट फेस की कर्व को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट D से 1.5 D के डिस्टेंस पर एक पॉइंट O मार्क करेंगे। फिर हम पॉइंट O से कंपास की मदद से कर्व CDE को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम बाकी के 2 फेसेस में कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए हम टॉप व्यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। इन प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए हम टॉप व्यू के सेंटर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पर 150 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हेक्सागन की डायगोनल लाइंस को ठीक सेंटर पर जाकर टच करेगी। और जहां यह लाइन हेक्सागन की डायगोनल लाइंस को टच करती है, ठीक वहीं से ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम कंपास को पॉइंट B पर रखकर उसे पॉइंट A' तक ओपन करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम कंपास को पॉइंट A पर रखकर उसे पॉइंट B' तक ओपन करके एक दूसरी कर्व ड्रॉ करेंगे। जहां ये कर्व्स एक दूसरे को काटेंगी, ठीक उसके बीच से हम लाइन 1 को ड्रॉ करेंगे, जो कि प्रोजेक्टर लाइन पर टच करेगी। और जहां प्रोजेक्टर लाइन और लाइन 1 टच करेगी, वहां हम पॉइंट 1' मार्क करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, फिर हम पॉइंट 1' से कर्व ABC को ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार से हम कर्व EFG को भी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम टॉप व्यू के क्रेस्ट और रूट सर्कल की मदद से क्रेस्ट और रूट को हिडन लाइंस के द्वारा फ्रंट व्यू में शो करेंगे। इस प्रकार से हम हेक्सागोनल नट के फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हेक्सागोनल नट के लेफ्ट साइड व्यू को ड्रॉ करने के लिए हम टॉप व्यू के राइट साइड में 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि
टॉप व्यू से लेफ्ट साइड व्यू के लिए प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए मदद करेगी। उसके बाद हम टॉप व्यू के साइज AF से लेफ्ट साइड व्यू के लिए प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें लेफ्ट साइड व्यू की विड्थ को इंडिकेट करेगी। उसके बाद हम प्रोजेक्टर्स की मदद से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिसकी विड्थ AF प्रोजेक्टर्स के और हाइट फ्रंट व्यू की हाइट के बराबर होगी। यहाँ हम रेक्टेंगल के अपर कॉर्नर्स पर चैम्फर मार्क नहीं करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट व्यू से लेफ्ट साइड व्यू में कर्व्स के लिए थिन हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद हम रेक्टेंगल को दो हिस्सों में बांटने के लिए टॉप व्यू की हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन से लेफ्ट साइड व्यू की तरफ प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और प्रोजेक्टर की मदद से हम रेक्टेंगल को दो हिस्सों में बांटेंगे। ये दो हिस्से नट के दो फेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि साइड से देखने पर दिखाई देते हैं। उसके बाद हम इन फेसिस में कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। इन प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए हम टॉप व्यू के सेंटर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पर 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हेक्सागन की डायगोनल लाइंस को ठीक सेंटर पर जाकर टच करेगी। जहां यह लाइन हेक्सागन की डायगोनल लाइंस को काटती है, ठीक वहीं से साइड व्यू की तरफ प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। उसके बाद हम साइड व्यू पर पॉइंट्स मार्क करेंगे। फिर हम कंपास को पॉइंट I पर रखकर उसे पॉइंट H डैश तक ओपन करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम कंपास को पॉइंट H पर रखकर उसे पॉइंट I डैश तक ओपन करके एक दूसरी कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जहां ये कर्व्स एक दूसरे को काटेंगी, ठीक उसके बीच से हम लाइन 3 को ड्रॉ करेंगे और जहां यह लाइन प्रोजेक्टर लाइन पर टच करेगी, उसे हम पॉइंट 3 डैश से डिनोट करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम पॉइंट 3 डैश से कर्व HIJ को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम कर्व JKL को भी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम टॉप व्यू के क्रेस्ट और रूट सर्कल की मदद से क्रेस्ट और रूट को हिडन लाइंस के द्वारा लेफ्ट साइड व्यू में भी शो करेंगे। इस प्रकार से हम हेक्सागोनल नट के लेफ्ट साइड व्यू को भी ड्रॉ करेंगे और BSW मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्रॉ करेंगे। किताब के पेज नंबर 53 पर BSW मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट की कंस्ट्रक्शन सिखाई गई है। ISO सिस्टम मेथड। ISO सिस्टम मेथड भी BSW मेथड की तरह ही है। दोनों मेथड्स में टॉप व्यू को ड्रॉ करने का तरीका एक जैसा है, परंतु दोनों मेथड्स में फ्रंट व्यू और साइड व्यू के फेसेस की कर्व्स को ड्रॉ करने का तरीका अलग है। तो आइए अब हम ISO सिस्टम के द्वारा फेसेस में कर्व्स को ड्रॉ करने का तरीका जानेंगे। यहाँ पर भी आपको रेफरेंस के लिए एक हेक्सागोनल नट दिखाया गया है और इस्तेमाल होने वाले कुछ फॉर्मूलाज को भी दिखाया गया है।
जिनकी मदद से हम आईएसओ सिस्टम मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि आईएसओ सिस्टम मेथड बीएसडब्ल्यू मेथड की तरह ही है। दोनों मेथड्स की कंस्ट्रक्शन फ्रंट व्यू के फ्रंट फेस को ड्रॉ करने तक एक जैसी है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है। आइए अब हम जानेंगे जहां से ये दोनों मेथड्स अलग होते हैं। आईएसओ सिस्टम मेथड के द्वारा फ्रंट फेस की कर्व को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट व्यू के अपर सेंटर पॉइंट पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, जिसे हम C1 नाम देंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम कंपास को पॉइंट C1 पर रखेंगे और उसे 0.5 गुना AF के बराबर खोलकर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जहां पर यह कर्व फ्रंट व्यू की सेंटर लाइन को काटेगी, उस पॉइंट को हम C2 मार्क करेंगे। उसके बाद हम कंपास को पॉइंट C2 पर रखेंगे और 0.5 गुना AF के ही रेडियस के साथ एक और कर्व ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब जहां पर यह कर्व फ्रंट व्यू की सेंटर लाइन और पहली कर्व को काटेगी, वहां हम पॉइंट्स C3, C4 और C5 को मार्क करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम कंपास को पॉइंट C3 पर रखेंगे और उसे AF के बराबर खोलकर फ्रंट फेस की कर्व को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम कंपास को पॉइंट C4 पर रखेंगे और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड फेस की कर्व को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम कंपास को पॉइंट C5 पर रखेंगे और फ्रंट व्यू के राइट साइड फेस की कर्व को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम टॉप व्यू के क्रेस्ट और रूट सर्कल की मदद से क्रेस्ट और रूट को हिडन लाइंस के द्वारा फ्रंट व्यू में शो करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हम हेक्सागोनल नट के फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड व्यू को ड्रॉ करने के लिए पहले हम बीएसडब्ल्यू मेथड की तरह यहां भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसे दो हिस्सों में बांट देंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम रेक्टेंगल के अपर पोर्शन पर पॉइंट्स C6, C7 एंड C8 मार्क करेंगे। फिर हम इन दो फेसेस में कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए कंपास को पॉइंट C7 पर रखेंगे और उसे पॉइंट C8 या C6 या 0.5 गुना AF के बराबर ओपन करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम सेम रेडियस के साथ कंपास को पॉइंट C8 पर रखकर एक कर्व ड्रॉ करेंगे और पॉइंट C9 को प्राप्त करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम सेम रेडियस के साथ कंपास को पॉइंट C6 पर रखेंगे और एक दूसरी कर्व ड्रॉ करेंगे और पॉइंट C10 को प्राप्त करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, फिर हम पॉइंट C10 पर कंपास को रखेंगे और उसे पॉइंट C6 के बराबर खोलकर कर्व C6, C7 को ड्रॉ करेंगे।
जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम पॉइंट C9 पर कंपास को रखेंगे और उसे पॉइंट C8 के बराबर खोलकर कर्व C7 C8 को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। उसके बाद हम टॉप व्यू के क्रेस्ट और रूट सर्कल की मदद से क्रेस्ट और रूट को हिडन लाइंस के द्वारा लेफ्ट साइड व्यू में शो करेंगे। और लेफ्ट साइड व्यू को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हम आईएसओ सिस्टम मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। किताब के पेज नंबर 52 से 55 तक हेक्सागोनल नट के टॉपिक के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी गई है। स्क्वायर नट, एज द नेम इंडिकेट्स, द नट विच इज स्क्वायर इन शेप इज नोन एज स्क्वायर नट। जैसे हेक्सागोनल नट में 6 साइड्स होती हैं, उसी प्रकार स्क्वायर नट की 4 साइड्स होती हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती हैं। हेक्सागोनल नट की तरह स्क्वायर नट के अपर कॉर्नर्स भी चैम्फर्ड होते हैं। यहाँ चित्र में आपको एक स्क्वायर नट दिखाया गया है। यहाँ पर आपको स्क्वायर नट का रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाया गया है। आइए अब हम स्क्वायर नट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्क्वायर नट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कुछ फॉर्मूलाज को नोट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हेक्सागोनल नट और स्क्वायर नट को कंस्ट्रक्ट करने के फॉर्मूलाज एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में कुछ टर्म्स अलग हैं, जैसे कि AC साइज अक्रॉस टू कॉर्नर्स और रेडियस ऑफ फ्रंट चैम्फर, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। हेक्सागोनल नट की तरह स्क्वायर नट को भी आप 2 मेथड के द्वारा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहला BSW मेथड और दूसरा आईएसओ सिस्टम मेथड, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। आइए अब हम इन मेथड्स के द्वारा स्क्वायर नट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका जानें। आइए अब हम BSW मेथड के द्वारा स्क्वायर नट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ आपको रेफरेंस के लिए एक स्क्वायर नट दिखाया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कुछ फॉर्मूलाज को दिखाया गया है, जिनकी मदद से हम BSW मेथड के द्वारा स्क्वायर नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। BSW मेथड में भी आप स्क्वायर नट को 2 साइड्स के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट करते हो, साइज अक्रॉस कॉर्नर्स और साइज अक्रॉस फ्लैट्स। सबसे पहले हम साइज अक्रॉस कॉर्नर्स के द्वारा स्क्वायर नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हेक्सागोनल नट की कंस्ट्रक्शन की तरह यहाँ भी हम सबसे पहले स्क्वायर नट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे और इसके लिए ड्राइंग शीट की किसी भी सुटेबल जगह पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइंस को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन पर डिस्टेंस AC को मार्क करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। उसके बाद हम मार्क्ड AC पॉइंट्स को डायगोनल लाइंस की मदद से आपस में जोड़ेंगे। इन सभी डायगोनल लाइंस की लंबाई साइज AF के बराबर होगी, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। उसके बाद हम सेंटर पॉइंट से डायगोनल लाइंस को टच करते हुए चैम्फर सर्कल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम सेंटर पॉइंट से इंटरनल थ्रेड्स के लिए क्रेस्ट
और रूट सर्कल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ कटेड सर्कल रूट को डिनोट करेगा और छोटा सर्कल क्रेस्ट को डिनोट करेगा। इस तरह से हम स्क्वायर नट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए ऊपर की तरफ टॉप व्यू से सुटेबल डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिसकी विड्थ AC पॉइंट्स के और हाइट डायामीटर ऑफ नट के बराबर होगी। अब हम रेक्टेंगल के ऊपरी कॉर्नर्स पर चैम्फर ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू के चैम्फर सर्कल से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जहां ये प्रोजेक्टर्स रेक्टेंगल की अपर हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करते हैं, वहां हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे और इन पॉइंट से रेक्टेंगल के अपर सरफेस को बेस लेकर 30 डिग्री एंगल पर लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हम रेक्टेंगल के अपर सरफेस पर चैम्फर्स ड्रॉ करेंगे और अपर कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम दोनों तरफ की चैम्फर से एक थिन लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर हम नट के फेसेस की कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम फेसेस को ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू की मदद से फ्रंट व्यू में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे रेक्टेंगल 2 फेसेस में डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम फेसेस की कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए हम टॉप व्यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। इन प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए हम टॉप व्यू के सेंटर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पर 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि स्क्वायर की डायगोनल लाइंस को ठीक सेंटर पर जाकर टच करेगी। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जहां यह लाइन स्क्वायर की डायगोनल लाइंस को काटती है, ठीक वहां हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे और इन मार्क्ड पॉइंट से हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट व्यू पर पॉइंट्स मार्क करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम कंपास को पॉइंट B पर रखकर उसे पॉइंट A' तक ओपन करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम कंपास को पॉइंट A पर रखकर उसे पॉइंट B' तक ओपन करके एक दूसरी कर्व ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद जहां ये कर्व्स एक दूसरे को काटेंगी, ठीक उसके बीच से हम लाइन 1 को ड्रॉ करेंगे, जो कि प्रोजेक्टर लाइन पर जाकर टच करेगी। और जहां पर लाइन 1 प्रोजेक्टर लाइन को टच करेगी, उसे हम पॉइंट 1' से डिनोट करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, फिर हम पॉइंट 1' से कर्व ABC को ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार से हम कर्व CDE को भी ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम टॉप व्यू के क्रेस्ट और रूट सर्कल की मदद से क्रेस्ट और रूट को हिडन लाइंस के द्वारा फ्रंट व्यू में शो करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हम स्क्वायर नट के फ्रंट व्यू को भी ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर नट का साइड व्यू भी फ्रंट व्यू की ही शेप का बनेगा, इसलिए उसे हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। और जैसा कि हमने पहले बताया था
कि BSW मेथड में भी आप स्क्वायर नट को दो साइज के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब हम साइज अक्रॉस फ्लैट्स के अनुसार स्क्वायर नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ड्रॉ करने से पहले हम एक थिक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ भी हम सबसे पहले टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए ड्राइंग शीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम सेंटर पॉइंट से एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ एंड हाइट साइज AF के बराबर होगी। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम सेंटर पॉइंट से स्क्वायर की साइड्स के सेंटर को टच करते हुए चैम्फर सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम सेंटर पॉइंट से इंटरनल थ्रेड्स के लिए क्रेस्ट और रूट सर्कल को ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से हम स्क्वायर नट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू से अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। अब हम ऊपर की तरफ टॉप व्यू से सुटेबल डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ AF प्रोजेक्टर्स के और हाइट डायामीटर ऑफ नट के बराबर होगी। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब रेक्टेंगल के अपर सेंटर पॉइंट से 1.75D के डिस्टेंस पर एक पॉइंट O मार्क करेंगे। अब हम कंपास को पॉइंट O पर रखकर उसे 1.75D के बराबर खोलकर नट की फेस कर्व को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम टॉप व्यू के क्रेस्ट और रूट सर्कल की मदद से क्रेस्ट और रूट को हिडन लाइंस के द्वारा फ्रंट व्यू में शो करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, और इस प्रकार से अक्रॉस टू फ्लैट्स स्क्वायर नट के फ्रंट व्यू को हम ड्रॉ करेंगे। अक्रॉस फ्लैट्स स्क्वायर नट का साइड व्यू भी फ्रंट व्यू की ही शेप का बनेगा, इसलिए उसे हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। किताब के पेज नंबर 57 पर इस मेथड के बारे में आप और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। ISO सिस्टम मेथड भी स्क्वायर नट के BSW मेथड की तरह ही है, लेकिन जैसे कि BSW मेथड में स्क्वायर नट को हमने दो अलग साइज से रिप्रेजेंट किया था, एक साइज अक्रॉस टू कॉर्नर्स और दूसरा साइज अक्रॉस टू फ्लैट्स। यहाँ हम एक ही मेथड में दोनों साइज के व्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए अब हम ISO सिस्टम मेथड के द्वारा स्क्वायर नट को ड्रॉ करने का तरीका जानेंगे। यहाँ पर भी आपको रेफरेंस के लिए एक स्क्वायर नट दिखाया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कुछ फॉर्मूलाज को दिखाया गया है, जिनकी मदद से आप ISO सिस्टम मेथड के द्वारा स्क्वायर नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ स्क्वायर नट के BSW मेथड के द्वारा ही स्क्वायर नट के व्यूज साइज अक्रॉस टू फ्लैट्स ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम इसके टॉप व्यू की रेफरेंस से व्यू अक्रॉस टू कॉर्नर्स डायगोनली ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम टॉप व्यू के स्क्वायर के अपर राइट और लोअर लेफ्ट कॉर्नर से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, जो कि साइज अक्रॉस टू कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम डायगोनली सेम एंगल पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ AC प्रोजेक्टर्स के और हाइट
डायामीटर ऑफ नट के बराबर होगी। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब रेक्टेंगल के अपर कॉर्नर्स पर चैम्फर ड्रॉ करने के लिए चैम्फर सर्कल से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जहां ये प्रोजेक्टर्स रेक्टेंगल की अपर हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करते हैं, वहां हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे और इन पॉइंट से रेक्टेंगल के अपर सरफेस को बेस लेकर 30 डिग्री एंगल पर लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हम रेक्टेंगल के अपर सरफेस पर चैम्फर ड्रॉ करेंगे और अपर कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम दोनों तरफ के चैम्फर से एक थिन लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर हम नट के फेसेस की कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम फेसेस को ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू के अपर लेफ्ट कॉर्नर से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और उसकी मदद से फ्रंट व्यू में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो रेक्टेंगल को 2 फेसेस में डिवाइड कर देगी। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, अब हम इस रेक्टेंगल पर पॉइंट्स मार्क करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम फेसेस में कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू के स्क्वायर की वर्टिकल लाइंस के सेंटर पॉइंट से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। अब हम कंपास को पॉइंट C3 पर रखेंगे और उसे 0.5 गुना AC या C2 या C4 के बराबर खोलकर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, फिर हम कंपास को पॉइंट C2 पर सेम रेडियस के साथ रखकर एक दूसरी कर्व ड्रॉ करेंगे। जहां यह कर्व पहली कर्व को कट करेगी, उसे हम पॉइंट 1 मार्क करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम कंपास को पॉइंट C4 पर सेम रेडियस के साथ रखकर एक तीसरी कर्व ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जहां यह कर्व पहली कर्व को कट करेगी, उसे हम पॉइंट 2 मार्क करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम पॉइंट 1 और 2 पर कंपास को रखकर फेसेस की कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, उसके बाद हम टॉप व्यू के क्रेस्ट और रूट सर्कल की मदद से क्रेस्ट और रूट को हिडन लाइंस के द्वारा यहां शो करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हम स्क्वायर नट का व्यू अक्रॉस टू कॉर्नर्स को भी ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हम ISO सिस्टम मेथड के द्वारा स्क्वायर नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। किताब के पेज नंबर 58 पर इस मेथड के बारे में और अधिक विस्तार से दिया गया है। फ्लैंज्ड नट, यह नट एक प्रकार का हेक्सागोनल नट है। इस नट के बेस पर एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क होती है, जिसे हम फ्लैंज कहते हैं। इसी कारण इसे फ्लैंज नट कहा जाता है। यह फ्लैंज एक वाशर का काम करती है, इसलिए जहां यह नट इस्तेमाल किया जाता है, वहां वाशर की जरूरत नहीं होती। यहाँ फिगर 1 में आपको एक फ्लैंज नट दिखाया गया है। यहाँ पर आपको फ्लैंज नट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन टू ड्रा फ्लैंज नट। फ्लैंज नट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सुटेबल मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद हम हेक्सागोनल नट के फ्रंट व्यू के लोअर पोर्शन पर फ्लैंज ड्रॉ करेंगे, जिसे हम टॉप व्यू में सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, इस फ्लैंज की विड्थ 2.2 d और हाइट
0.25D के बराबर होगी। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने फ्लैंज की डायमेंशन को पिक्टोरियल व्यू पर रिलेट करके भी दिखाया है। किताब के पेज नंबर 59 पर इस टॉपिक के बारे में आप और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। कैप नट, यह भी एक प्रकार का हेक्सागोनल नट होता है। इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल कैप होती है, जिसके कारण इसे कैप नट कहा जाता है। यह नट आमतौर पर स्मोक बॉक्सेस में, स्टीम पाइप कनेक्शन में और व्हीकल्स में रिम को हब के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फिगर 1 में आपको कैप नट की रियल इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर आपको कैप नट की रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाई गई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रा कैप नट। आइए अब हम कैप नट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ रेफरेंस के तौर पर आपको कैप नट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है। इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सुटेबल मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर कैप ड्रॉ करेंगे, जैसा कि यहाँ ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू में आपको दिखाया गया है। कैप को ड्रॉ करने के लिए हम इन डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे। किताब के पेज नंबर 60 पर इस टॉपिक के बारे में आपको और अधिक विस्तार से बताया गया है। डोम नट, यह कैप नट की ही एक फॉर्म है। इसमें ऊपर कैप की बजाय एक स्फेरिकल डोम होता है, जिस कारण इसे डोम नट कहा जाता है। यह नट भी आमतौर पर स्मोक बॉक्सेस में, स्टीम पाइप कनेक्शन में, व्हीकल्स इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ चित्र 1 में डोम नट की एक्चुअल इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर आपको डोम नट की रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाई गई है। डोम नट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सुटेबल मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर उसके ऊपर हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे, जिसका रेडियस 1.25D से 1.5D के बराबर होगा। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए डोम की डायमेंशन को पिक्टोरियल व्यू पर भी रिलेट करके दिखाया गया है। किताब के पेज नंबर 60 पर इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से बताया गया है। नट, यह एक प्रकार का सिलेंड्रिकल नट होता है। इसके सरफेस पर नर्लिंग होती है, ताकि आप इसे इजीली हाथ से ही टाइट और लूज कर सके। यह आमतौर पर वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां नट को बार बार टाइट और लूज करने की जरूरत पड़ती हो। यहाँ चित्र 1 में आपको एक नल्ड नट की एक्चुअल इमेज दिखाई गई है और चित्र 2 में आपको इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं, जिसे आप एक्चुअल इमेज से रिलेट करके भी देख सकते हैं। किताब के पेज नंबर 61 पर इस टॉपिक के बारे में आप और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। विंग नट, यह नट विंग यानी कि पंख की तरह नजर आता है, जिस कारण इसे विंग नट कहते हैं। यह नट विदाउट एनी स्पैनर हाथ से ही टाइट और लूज हो जाता है। यह नट आमतौर पर लाइट ड्यूटी वर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ चित्र 1 में आपको विंग नट की एक्चुअल इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर आपको विंग नट की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। ये अब हम विंग नट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे।
यहाँ फिगर 1 में विंग नट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में आपको इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यूज की डायमेंशंस को पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके दिखाया है। किताब के पेज नंबर 61 पर आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। कैप्स्टन नट, यह नट सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिस कारण इसे सिलेंड्रिकल नट भी कहते हैं। इसकी सिलेंड्रिकल शेप होने के कारण इसे स्पैनर से टाइट और लूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके सिलेंड्रिकल सरफेस पर ड्रिल्ड होल्स होते हैं ताकि आप इन होल्स में टोमी बार इंसर्ट करके नट को टाइट या लूज कर सके। यहाँ चित्र 1 में आपको कैप्स्टन नट की एक्चुअल इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर कैप्स्टन नट का रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाया गया है। आइए अब हम कैप्स्टन नट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको कैप्स्टन नट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यूज की डायमेंशन को पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके दिखाया है। किताब के पेज नंबर 61 पर इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से दिया गया है। स्फेरिकल सीटेड नट, इस नट का बॉटम सरफेस स्फेरिकल शेप्ड का होता है, जिस कारण इसे स्फेरिकल सीटेड नट कहते हैं। यहाँ फिगर 1 में आपको स्फेरिकल नट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज और पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है। किताब के पेज नंबर 62 पर इस टॉपिक के बारे में आप और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। बोल्ट, बोल्ट एक सिलेंड्रिकल मेटल का पीस होता है जिसके एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर थ्रेडिंग होती है। बोल्ट दो चीजों को आपस में टेम्परेरी जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर व्हीकल में व्हील को ड्रम के साथ जोड़ने के लिए ज्यादातर बोल्ट नट के साथ या ऑब्जेक्ट के टैप्ड होल में डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फिगर 1 में आपको बोल्ट से जुड़ी हुई सभी टर्म्स को दिखाया गया है। किताब के पेज नंबर 64 पर बोल्ट के बारे में और अधिक डिटेल से जानकारी दी गई है। फॉर्म्स ऑफ बोल्ट्स, बोल्ट कई प्रकार के होते हैं। यहाँ टेबल में आपको सभी प्रकार के बोल्ट्स के नाम दिए गए हैं। इनके बारे में हम अब आगे जानेंगे। हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, सबसे पहले हम हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के बारे में जानेंगे। यह बोल्ट की बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट फॉर्म है। यह आमतौर से हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बोल्ट के एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर थ्रेडिंग होती है। इस बोल्ट का हेड हेक्सागोनल नट के आकार का होता है, इसलिए इसे हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट कहते हैं। कुछ डायमेंशंस को छोड़कर इसके हेड की सभी डायमेंशंस और कंस्ट्रक्शन हेक्सागोनल नट की तरह ही है। यहाँ फिगर 1 में आपको हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट की रियल इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर आपको हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट
एनिमेशन के साथ दिखाया गया है ताकि आप हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट की कंप्लीट शेप को देख सकें। यहाँ पर आपको हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। मेथड टू ड्रॉ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। आइए अब हम हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका सीखेंगे। हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट को ड्रॉ करने के लिए हमारे साथ साथ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम किसी भी सुटेबल मेथड के द्वारा हेक्सागोनल नट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्रॉ करेंगे जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, लेकिन हम यहाँ दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक, यहाँ नट की हाइट 0.7 डी से 0.8 डी के बराबर होगी और दूसरा, यहाँ रूट स्मॉल थिन कटेड सर्कल से रिप्रेजेंट होगा जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। फिर हम बोल्ट के फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए नट के फ्रंट व्यू के फ्रंट फेस की हाइट के बराबर दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। इन पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस की लंबाई 5d से 8d के बराबर होगी और बीच का डिस्टेंस डायामीटर ऑफ बोल्ट के बराबर होगा जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। इन पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आप क्रेस्ट सर्कल या हाइट ऑफ फ्रंट फेस के बराबर भी ले सकते हैं जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। यह पैरेलल लाइंस बोल्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। फिर हम बोल्ट के राइट साइडेड एंड से D2 1.25 mm के डिस्टेंस पर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। यह बोल्ट के स्फेरिकल शेप्ड एंड को रिप्रेजेंट करेगी। फिर हम बोल्ट के राइट साइडेड एंड से 2D2 3D डिस्टेंस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि थ्रेडेड लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। फिर हम थ्रेडेड लेंथ में दो थिन पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि बोल्ट के रूट या कोर डायामीटर को रिप्रेजेंट करेगी जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। इन थिन पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का डिस्टेंस रूट सर्कल के बराबर होगा जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। यहाँ क्रेस्ट और रूट लाइन के बीच का डिस्टेंस डेप्थ ऑफ थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे कि हमने आपको सेकंड चैप्टर में स्टेप्स टू ड्रॉ एक्सटर्नल थ्रेड्स के केस में बताया था, हम यहाँ 30 डिग्री एंगल पर थिन लाइंस के द्वारा थ्रेड रन आउट ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हम हेक्सागोनल नट के फ्रंट और टॉप व्यू की मदद से हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम हेक्सागोनल नट के साइड व्यू जो यहाँ टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेगा उस पर भी हम फ्रंट व्यू की ही तरह थ्रेडेड एंड ड्रॉ करेंगे जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। इस प्रकार से हम हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। यहाँ हेक्सागोनल नट का टॉप व्यू हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के साइड व्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से हम हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के साइड व्यू को भी कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हम हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्रॉ करेंगे। किताब के पेज नंबर 64 और 65 पर इस टॉपिक्स के बारे में आपको और अधिक विस्तार से दिया गया है। स्क्वायर हेडेड बोल्ट, यह बोल्ट भी बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट है। यह आमतौर से वहां इस्तेमाल होता है जहां बोल्ट हेड सरफेस के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। इस बोल्ट का हेड स्क्वायर नट के आकार का होता है, इसलिए इसे स्क्वायर हेडेड बोल्ट कहते हैं।
इसके हेड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिर्फ स्क्वायर नट की हाइट को छोड़कर बाकी की सभी डायमेंशंस और कंस्ट्रक्शन स्क्वायर नट की तरह ही है। यहाँ फिगर 1 में स्क्वायर हेडेड बोल्ट की रियल इमेज दिखाई गई है। यहाँ पिक्चर्स में आपको स्क्वायर हेडेड बोल्ट की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस दिखाई गई हैं। मेथड टू ड्रॉ स्क्वायर हेडेड बोल्ट। आइए अब हम स्क्वायर हेडेड बोल्ट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका सीखें। स्क्वायर हेडेड बोल्ट को ड्रॉ करने के लिए हमारे साथ साथ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम किसी भी सुटेबल मेथड के द्वारा स्क्वायर नट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज ड्रॉ करेंगे। इस फिगर में हमने BSW मेथड के द्वारा साइज अक्रॉस फ्लैट्स के अनुसार स्क्वायर नट के फ्रंट और टॉप व्यू ड्रॉ किए हैं, लेकिन हम यहाँ भी दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक, नट की हाइट और दूसरा स्मॉल थिन कटेड सर्कल। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, फिर हम स्क्वायर हेडेड बोल्ट के फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट की तरह थ्रेडेड एंड ड्रॉ करेंगे। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, हमने यहाँ बोल्ट के एंड को स्फेरिकल की बजाय फ्लैट चैम्फर्ड फॉर्म में ड्रॉ किया है। आप इस तरह से भी बोल्ट के एंड को ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम स्क्वायर नट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की मदद से स्क्वायर हेडेड बोल्ट के फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। यहाँ स्क्वायर नट का टॉप व्यू स्क्वायर हेडेड बोल्ट के साइड व्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से हम स्क्वायर हेडेड बोल्ट के साइड व्यू को भी कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर हेडेड बोल्ट का टॉप व्यू फ्रंट व्यू की तरह ही बनेगा, इसलिए इसे हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। इस प्रकार से हम स्क्वायर हेडेड बोल्ट के सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्रॉ करेंगे। किताब के पेज नंबर 65 और 66 पर इस टॉपिक के बारे में आप और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। सिलेंड्रिकल हेडेड बोल्ट। इस बोल्ट को चीज हेडेड बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बोल्ट पर एक स्नग होती है जो कि बोल्ट को स्क्रूइंग और अनस्क्रूइंग के दौरान घूमने से रोकती है। यहाँ चित्र 1 में आपको सिलेंड्रिकल हेडेड बोल्ट की रियल इमेज दिखाई गई है। यह बोल्ट आमतौर से कनेक्टिंग रोड्स और क्रॉस हेड्स में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तस्वीर में इसकी एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रा सिलेंड्रिकल हेडेड बोल्ट। आइए अब हम सिलेंड्रिकल हेडेड बोल्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको सिलेंड्रिकल हेडेड बोल्ट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यूज की डायमेंशन को पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके दिखाया है। किताब के पेज नंबर 67 पर इस टॉपिक के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। कप हेडेड बोल्ट। इस बोल्ट का हेड मशरूम की तरह नजर आता है, इसलिए इसे मशरूम हेडेड बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बोल्ट पर भी एक स्नग होती है। इस बोल्ट में स्नग की जगह स्क्वायर नेक का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ चित्र में आपको कप हेडेड बोल्ट को स्नग और स्क्वायर नेक के साथ दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉ कप हेडेड बोल्ट। आइए अब हम कप हेडेड बोल्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको कप हेडेड बोल्ट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज को दिखाया गया है।
आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यूज की डायमेंशंस को पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके दिखाया है। किताब के पेज नंबर 67 पर इस टॉपिक के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। टी हेडेड बोल्ट। इस बोल्ट का हेड अल्फाबेट टी की तरह नजर आता है, इस कारण इसे टी हेडेड बोल्ट कहते हैं। यह बोल्ट आमतौर से स्क्वायर नेक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ चित्र में आपको टी हेडेड बोल्ट स्क्वायर नेक के साथ और उसके बिना दिखाया गया है। यह बोल्ट आमतौर से मशीन टूल टेबल्स में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ तस्वीर में टी हेडेड बोल्ट हेक्सागोनल नट के साथ दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉ टी हेडेड बोल्ट। आइए अब हम टी हेडेड बोल्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको टी हेडेड बोल्ट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज को दिखाया गया है। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यूज की डायमेंशन को पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके दिखाया है। किताब के पेज नंबर 68 पर इस टॉपिक के बारे में आपको और अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है। काउंटर संक हेडेड बोल्ट। यह बोल्ट वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां बोल्ट का हेड कनेक्टेड पार्ट के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। यह बोल्ट आमतौर से स्क्वायर नेक या स्नग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ चित्र में आपको काउंटर हेडेड बोल्ट को स्नग और स्क्वायर नेक के साथ दिखाया गया है। मेथड टू ड्रॉ काउंटर संक हेडेड बोल्ट। आइए अब हम काउंटर संक हेडेड बोल्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको काउंटर संक हेडेड बोल्ट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज को दिखाया गया है। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यूज की डायमेंशंस को पिक्टोरियल व्यू के साथ आपको रिलेट करके दिखाया है। किताब के पेज नंबर 68 पर आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। हुक हेडेड बोल्ट। इस बोल्ट का हेड हुक की तरह नजर आता है, इसलिए इसे हुक हेडेड बोल्ट कहते हैं। यह बोल्ट स्नग या स्क्वायर नेक के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फिगर में आपको एक सिंपल हुक हेडेड बोल्ट को दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉ हुक बोल्ट। आइए अब हम हुक बोल्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको हुक बोल्ट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज को दिखाया गया है। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यूज की डायमेंशंस को पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके दिखाया है।
किताब के पेज नंबर 69 पर इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से दिया गया है। हेडलेस टेपर्ड बोल्ट, यह बोल्ट विदाउट हेड होता है। इस बोल्ट का थ्रेडेड पोर्शन टेपर्ड होता है। इवन कि जहां यह बोल्ट इस्तेमाल किया जाता है वहां थ्रेडेड होल भी टेपर्ड होता है। यह बोल्ट मैरिन शाफ्ट कपलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फिगर में आपको हेडलेस टेपर्ड बोल्ट दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रा हेडलेस टेपर्ड बोल्ट, यहाँ फिगर में हेडलेस टेपर्ड बोल्ट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज को दिखाया गया है। आप इस कंस्ट्रक्शन की मदद से हेडलेस टेपर्ड बोल्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। किताब के पेज नंबर 70 पर इस टॉपिक के बारे में आप और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। आई बोल्ट, इस बोल्ट का हेड रिंग की तरह नजर आता है, इसलिए इसे आई बोल्ट कहते हैं। यहाँ फिगर में आपको आई बोल्ट दिखाया गया है। यहाँ तस्वीर में आपको आई बोल्ट की एप्लीकेशन को दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉ आई बोल्ट, आइए अब हम आई बोल्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको आई बोल्ट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज को दिखाया गया है। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यूज की डायमेंशंस को पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके दिखाया है। किताब के पेज नंबर 71 पर इस टॉपिक के बारे में आप और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। लिफ्टिंग आई बोल्ट, यह बोल्ट आई बोल्ट की तरह ही नजर आता है, लेकिन यहाँ हेड के नीचे एक फ्लैट सर्कुलर पोर्शन भी होता है जो कि उस पार्ट पर रेस्ट करता है जिसमें यह स्क्रूड होना हो। इस बोल्ट के साथ नट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यह डायरेक्टली एडजॉइनिंग पार्ट के थ्रेडेड होल में स्क्रूड होता है। यहाँ फिगर में आपको लिफ्टिंग आई बोल्ट की रियल इमेज दिखाई गई है। यह बोल्ट आमतौर से हैवी मशीन्स और पार्ट्स को उठाने के काम आता है। यहाँ तस्वीर में आपको लिफ्टिंग आई बोल्ट की एप्लीकेशंस को दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉ लिफ्टिंग आई बोल्ट, यहाँ फिगर में आपको लिफ्टिंग आई बोल्ट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज को दिखाया गया है। आप इस कंस्ट्रक्शन की मदद से लिफ्टिंग आई बोल्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। किताब के पेज नंबर 71 पर इस टॉपिक के बारे में आप और अधिक विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। वाशर, वाशर एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसके सेंटर में बोल्ट के डायामीटर के साइज का होल होता है, उसे वाशर कहते हैं। यह बोल्ट और नट के बीच में इस्तेमाल की जाती है। यह नट को एक स्मूथ बियरिंग सरफेस प्रोवाइड करवाती है। यहाँ फिगर में आपको नट और बोल्ट के साथ वाशर को दिखाया गया है। ऑर्डिनरी वाशर, यह वाशर की बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है और आमतौर पर बोल्ट और नट के साथ हर जगह इस्तेमाल की जाती है। इसे प्लेन वाशर भी कहते हैं। यहाँ फिगर 1 में प्लेन वाशर दिखाई गई है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं, जिसे आप रियल इमेज से रिलेट करके भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में
ऑर्डिनरी वॉशर की रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाई गई है। चैम्फर्ड वॉशर, यह प्लेन वॉशर की ही एक फॉर्म होती है, लेकिन यह हेक्सागोनल नट की तरह अपर कॉर्नर्स पर चैम्फर्ड होती है, इसलिए इसे चैम्फर्ड वॉशर कहते हैं। यहाँ फिगर 1 में आपको चैम्फर्ड वॉशर की रियल इमेज दिखाई गई है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं, जिसे आप रियल इमेज से रिलेट करके भी देख सकते हैं। स्प्रिंग वॉशर, स्प्रिंग वॉशर एक प्रकार से लॉकिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। यह प्लेन वॉशर की तरह सर्कुलर होती है, लेकिन यह बीच से कटी होती है। यहाँ फिगर 1 में आपको स्प्रिंग वॉशर की रियल इमेज दिखाई गई है और फिगर 2 में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं। स्प्रिंग वॉशर आमतौर पर ऑटोमोबाइल्स या मूविंग पार्ट्स में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यह मोशन और वाइब्रेशन के कारण नट के लूज और अनस्क्रूड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ तस्वीर में आपको स्प्रिंग वॉशर की एप्लीकेशन को दिखाया गया है। धन्यवाद। आप और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.gbdpublications.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।